नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। भारत में विविध भाषाएं हैं, बहुत सारी भाषाएं हैं, लेकिन एक भाषा है उनमें से मराठी। मराठी अगर आपने सुनी हो, थोड़ी बहुत समझते हो, पढ़ी हो या जानते हो, जो लोग बोलते हैं वो तो अच्छी तरह से जानते हैं। मराठी का साहित्य भी देखिए, उनका जो है अखबार पत्रिका सब देखिए। एक चीज़ जो प्रचुरता से मिलेगी मराठी साहित्य में और आम जीवन में, वो है व्यंग। और व्यंग का जितना इस्तेमाल मुझे लगता है मराठी लोग करते हैं, शायद ही कोई करता हो। और बहुत निरापद ढंग से, वो ऑफेंसिव नहीं होता, किसी के खिलाफ गाली गलौज वाली बात नहीं होती है। वो ऐसा होता है कि आपको थोड़ा सा चुभे, चुटकी काटे, लेकिन आपको कोई दर्द ना हो। इस तरह की बात मराठी में कहना बोलना बड़ा आम है और लिखा भी जाता है। उनके यहाँ जो मराठी भाषा के जो पत्रकार हुए हैं, ख़ासतौर से जो संपादक हुए हैं, जो संपादकीय लिखते हैं या संपादकीय पन्ने पर लेख लिखते हैं, उनके भी लेख अगर आप पढ़ें, अगर कोई किसी से कहें कि पढ़कर सुनाए आपको, जो मराठी जानता हो, तो आपको ये इसकी प्रचुरता मिलेगी, अधिकता मिलेगी व्यंग की शैली की। तो व्यंग की शैली का जैसा सामान्यीकरण और जिस तरह से उसका विस्तार हुआ है महाराष्ट्र में और मराठी भाषा में, वैसा मुझे लगता है शायद और किसी भाषा में नहीं हुआ। हालांकि मैं दक्षिण की भाषाओं को जानता नहीं हूँ। मराठी तो फिर भी समझ में आ जाती है, थोड़ी गुजराती भी समझ में आ जाती है, और कई भाषाएं समझ में आ जाती हैं, बांग्ला भी थोड़ा बहुत समझ में आ जाती है। लेकिन दक्षिण की भाषाएँ समझ में नहीं आती, तो हो सकता है वहाँ हो, लेकिन मैं उसी की बात कर रहा हूँ जिसके बारे में थोड़ा जानता हूँ, थोड़ा बहुत। और महाराष्ट्र में रहा हूँ 4-5 साल, तो इसलिए भी थोड़ा अंदाज़ा है कि किस तरह से बात होती है, बोलने का लहजा क्या होता है, वहाँ पढ़ने का चलन कैसा है। मैं मुंबई गया तो पहली बार ये देखकर दंग रह गया कि जूता पॉलिश करने वाला सड़क के किनारे बैठा है, उसके पास ग्राहक है तो वो काम कर रहा है। ग्राहक नहीं होगा, अगर खाली है तो जिस बोरे पर बैठा है उस बोरे को उठाएगा किनारे से और नीचे से अखबार निकालकर पढ़ना शुरू कर देगा। ये दृश्य मुझे नहीं लगता कि आपको देश में और किसी प्रदेश में मिलेगा देखने को। तो पढ़ने का चलन एक समय जो है, इसके लिए बंगाल बहुत मशहूर था कि लोग घरों में, हर घर में, हर परिवार में, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास परिवार में जो है, जब घर का बजट बनता था महीने का, तो उसमें किताबें खरीदने के लिए भी बजट का प्रावधान किया जाता था। बंगाल और महाराष्ट्र दो के बारे में मैं कह सकता हूँ कि पढ़ने का जिस तरह का चलन है वो दूसरी भाषाओं में अपेक्षाकृत कम है। अब बाकी भारतीय भाषाओं के बारे में बहुत दावे के साथ मैं कुछ नहीं कह सकता, हिंदी के बारे में तो कह सकता हूँ कि इस तरह का प्रचलन कम ही है। लेकिन आज मैं भाषा पर बात नहीं करने जा रहा हूँ, न मराठी पर। बात तो राजनीति की ही करूँगा। बात कर रहा हूँ महाराष्ट्र की राजनीति की। तो आप कहेंगे कि इसमें ये जिक्र कहाँ से आया। ये जिक्र जो है, मराठी के एक संपादक हुआ करते थे जिनका नाम था नीलकंठ खाडिलकर। वो नवा काल दैनिक अखबार के संपादक हुआ करते थे और उनके संपादकीय बड़े मशहूर होते थे, बड़े चुटीले और बड़े धारदार हुआ करते थे। उसके लिए वो अपने एडिटोरियल के लिए जाने जाते थे, अपने संपादकीय के लिए जो लिखते थे उसके लिए जाने जाते थे और खूब पढ़ा जाता था। उन्होंने महाराष्ट्र में जो कुछ लोग जो है शरद पवार को चाणक्य कहते हैं, उनके लिए एक नई उपमा विकसित की थी। और उनकी उपमा, दी हुई उपमा, मतलब लिखा भी था उन्होंने, ऐसा नहीं कि कोई निजी बातचीत में कह दिया और बात खत्म हो गई। वो कहते थे तेल लावलेला पहलवान, मतलब तेल चुपड़ा हुआ पहलवान जो हाथ में नहीं आता है। तो शरद पवार वो चीज़ है। अब आपके मन में दूसरा सवाल उठेगा कि इसका संदर्भ क्या है, क्यों ये बात कह रहा हूँ। हर बात का कोई ना कोई संदर्भ तो होना चाहिए कि ये बात क्यों कही जा रही है, आज क्यों कही जा रही है, इस समय पर क्यों कही जा रही है। तो उनका एक बयान देखा मैंने, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, चिपलून में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसमें उनसे अजीत पवार के बारे में पूछा गया। कहा गया कि जो है महाराष्ट्र में ख़ास तौर से जो एनसीपी के समर्थक हैं, उनमें बड़ी मांग है कि दोनों धड़ों को एक होना चाहिए, यानी अजीत पवार और शरद पवार चाचा भतीजे एक हो जाए। अभी लोकसभा चुनाव में दोनों जो है एक दूसरे के खिलाफ खड़े थे और अजीत पवार ने अपनी पत्नी को अपनी चचेरी बहन के खिलाफ बारामती से लोकसभा का चुनाव लड़ाया। उनकी पत्नी हार गई। उनकी चचेरी बहन सुप्रिया सुले, जो शरद पवार की बेटी हैं, वो चुनाव जीत गई।
उस समय जो परिस्थिति थी उसमें माना जा रहा था कि महाराष्ट्र में एनसीपी का मतलब संगठन की दृष्टि से कह रहा हूँ अजीत पवार, छवि की दृष्टि से, लोकप्रियता की दृष्टि से शरद पवार। तो ज़मीन पर जो काम करने वाला व्यक्ति है, संगठन जिसके हाथ में है, संगठन जो चलाता है, उसका नाम अजीत पवार है। तो अजीत पवार का तो गढ़ है, घर है, शरद पवार का भी, अजीत पवार का भी बारामती। तो बारामती में अब अपनी पत्नी को लड़ा रहे हैं, इतना बड़ा दांव खेला है उन्होंने, तो जाहिर है कि उनको फीडबैक होगा, ये उन्होंने ज़मीनी स्थिति का आकलन किया होगा कि जीत जाएंगे। नतीजा निकला तो पता चला उनकी पत्नी हार गई। तो उन्होंने उसको प्रतिष्ठा का एक तरह से सवाल बनाया कि पत्नी को संसद में भेजना है, तो राज्यसभा में भेज दिया। तो राज्यसभा में भेजने के लिए उस तरह से कोई लोगों के बीच में चुनाव में जाना नहीं पड़ता। गठबंधन के साथियों ने सहयोग किया, उनकी पत्नी राज्यसभा में पहुंच गई। और उसके बाद कुछ समय बाद अजीत पवार ने कहा कि अपनी पत्नी को सुप्रिया सुले के खिलाफ खड़ा करना, चुनाव लड़ाना उनकी गलती थी। हमारा जो भारतीय समाज है वो परिवार में इस तरह के विभेद को, मतभेद को, इस तरह के संघर्ष को पसंद नहीं करता। अब सवाल ये है कि ये ज्ञान अजीत पवार को हुआ कब? और मान लीजिए, एक क्षण के लिए मान लीजिए कि उनकी पत्नी जीत गई होती, क्या तब भी उनको ऐसा लगता? तो उन्होंने कहा मुझसे गलती हो गई। क्या उनकी पत्नी जीत गई होती तो मानते कि गलती हो गई? ये सुविधा का तर्क है। इसके पीछे कोई दिल से निकली हुई बात हो या गलती का एहसास हो, पछतावा हो, उसके कारण कह रहा हूँ, ऐसा लगता नहीं। अब ये चाचा भतीजे की कहानी समझ में आना बड़ा मुश्किल है। और तेल चुपड़ा पहलवान तो जाहिर है कि किसी के हाथ आता नहीं। बड़े से बड़ा पहलवान, उसे हराना तो बाद की बात है, पहले पकड़ में तो आए। तो ये पहलवान किसी की पकड़ में नहीं आता, इसलिए इतने दिन से सर्वाइव कर रहा है। राजनीति में सर्वाइव करने के लिए आपके पास कोई ना कोई विशेष गुण होना चाहिए। तो शरद पवार में यही विशेष गुण है। ये नीलकंठ खाडीलकर जी ने अगर नहीं बताया होता तो शायद हम लोगों को इस तरह से समझने में, इतनी आसानी से समझने में मुश्किल होती। समझ में तो आता था कि शरद पवार जो है वो फिसल कर निकल जाते हैं। कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी गठबंधन हो, केंद्र में किसी की भी सरकार हो, कोई सत्ता पार्टी में आए, शरद पवार का रेलेवेंस, उनकी प्रासंगिकता बनी रहती है। तो इतने लंबे समय से राजनीतिक रूप से वो प्रासंगिक बने हुए हैं, बावजूद इसके कि उनका महाराष्ट्र की राजनीति में कोई बहुत बड़ा जनाधार नहीं है। वो 25 साल से अपनी पार्टी चला रहे थे, लेकिन आज तक वो अपनी पार्टी को सैकड़े की संख्या तक, विधायकों की संख्या तक पहुंचा नहीं पाए। बहुमत तो बहुत दूर की बात है, अपने दम पर बहुमत हासिल नहीं कर पाए अभी तक। इससे पहले तक, मतलब 2019 तक जो है, जितने भी लोग विधानसभा चुनाव लड़े तो वो कांग्रेस के साथ गठबंधन में लड़े, खासतौर से अपनी पार्टी बनाने के बाद। और सिर्फ एक बार 2009 में ऐसा हुआ कि उनकी पार्टी के विधायकों की संख्या कांग्रेस से एक ज़्यादा आई। उसके अलावा कांग्रेस के नीचे ही रहे, कांग्रेस से कम ही रहे। लेकिन शरद पवार का पूरे देश में भौकाल ऐसा है, वातावरण ऐसा बनाया गया कि राजनीति के चाणक्य हैं और उनके सामने उनकी रणनीति का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, उनको कोई पछाड़ नहीं सकता। लार्जर देन लाइफ जो इमेज कहा जाता है वो शरद पवार की बनाई गई, और महाराष्ट्र के लोगों के मन में उनकी छवि बहुत कम है। वेस्टर्न महाराष्ट्र और मराठवाड़ा, ये दो इलाकों को छोड़ दें तो शरद पवार के लिए शायद अपनी पार्टी का अस्तित्व बचाना मुश्किल हो जाता। लेकिन शरद पवार अब भी रेलेवेंट बने हुए हैं। क्यों? 2024 के लोकसभा चुनाव ने उनकी प्रासंगिकता को, जिस पर प्रश्न चिन्ह लग गया था, खासतौर से पार्टी टूटने के बाद, टूटने क्या, पार्टी भतीजा ले गया पूरा, और पार्टी का सिंबल और पार्टी का नाम इलेक्शन कमीशन ने अजीत पवार को दे दिया। उसके बावजूद बच गया, तो इसलिए बच गया कि शरद पवार अपने भतीजे को मात देने में कामयाब हो गए। अब लड़ाई देखिए कहाँ, तो बीजेपी शिवसेना से हो रही थी, और ये पिछली लड़ाई उनकी जो हुई वो भतीजे से हुई, तो भतीजे से जीत गए। संघर्ष ये था कि एनसीपी का जनाधार किसके पास है, तो इसमें मतैक्य नहीं था। कुछ लोग कह रहे थे शरद पवार अब भी प्रभावी हैं, उनके साथ रहेगा, सिंपैथी उनको मिलेगी कि इस उम्र में भतीजे ने धोखा दिया, बगावत की।
कुछ लोगों का कहना था कि नहीं, अजीत पवार संगठन के आदमी हैं, लगातार शरद पवार के लिए पार्टी के संगठन का काम वो करते रहे हैं, लोगों से संपर्क उनका है, लोगों का काम वो कराते हैं, तो उनकी सुनेंगे लोग, उनसे ज़्यादा जुड़े हुए मिलेंगे लोग। जब नतीजा आया तो बात सामने आई कि अजीत पवार के साथ संगठन के पदाधिकारी और विधायक भले हों, उन एनसीपी के समर्थक या मतदाता उनके साथ नहीं है। यह हैं तो बहुत कम संख्या में, शरद पवार के साथ ज़्यादा संख्या में। तो एक लड़ाई का मुद्दा तो सेटल हो गया चाचा भतीजे के बीच में, कि चाचा अब भी भतीजे पर भारी है। भतीजे ने एक तरह से चुनाव के बाद स्वीकार कर लिया कि मैं कमज़ोर हूँ, लेकिन वो गठबंधन के अंदर अपने को कमज़ोर मानने को तैयार नहीं हो रहे। ये गठबंधन की समस्या है, जो महायुति है जिसका नाम, जिसमें अजीत पवार, एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी है। अब समस्या आएगी भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे दोनों के सामने कि अजीत पवार को सीटें कितनी दें। वो 40 या 42 विधायक लेकर आए हैं, उनमें से कितना दें? क्या सबको दें? उससे ज़्यादा दें? उनकी मांग तो 70-80 सीटों की है। क्या 70-80 सीटों पर जीतने की बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं, चुनाव लड़ाने लायक शक्ति उनके पास है? ये एक सवाल होगा। लेकिन मैं बात कर रहा था शरद पवार की, शरद पवार के बयान की। ये आज का संदर्भ जो है वो शरद पवार का बयान है। उन्होंने कहा कि हम अलग अलग पार्टियों में हैं, लेकिन घर में हम दोनों एक हैं। अब भाई, इस तरह का विचित्र जो है संबंध तो बड़ा मुश्किल है देखने को मिलना। वैसे सामान्य रूप से ऐसा होता है कि एक परिवार में 2 लोग या 3 लोग अलग अलग दलों में होते हैं, चुनाव लड़ते हैं, एक दूसरे के विरोध में लड़ते हैं। ये कोई असामान्य बात नहीं है, ये होता है, कई दलों में है, कई राज्यों में है, कई पार्टियों में है। लेकिन शरद पवार के लिए तो प्रतिष्ठा का सवाल था अपनी पार्टी को बचाना, अपनी पार्टी के विधायकों को बचाना, जिनको वो जिता कर लाए थे। उनमें से अधिकांश चले गए भतीजे के साथ, और भतीजे ने उनकी बेटी को ही चुनाव हरवाने की कोशिश की। भतीजे ने उनका इस उम्र में सब कुछ छीन लिया एक तरह से। चुनाव नतीजे आने से पहले की बात कर रहा हूं। ऐसा लग रहा था कि अब उनकी राजनीति खत्म हो गई। तो शरद पवार वो तेल लवलेला पहलवान हैं, अब भी किसी की समझ में नहीं आ रहा। मतलब उन्होंने दरवाज़ा खुला रखा हुआ है भतीजे के लिए, जब वो कह रहे हैं घर में हम एक ही हैं। और अजीत पवार ने इसका कोई खंडन नहीं किया, शायद वो करने की हालत में भी नहीं है। वो भी अपने लिए एक दरवाज़ा खुला रखना चाहते हैं। तो ये जो गठबंधन महाराष्ट्र में बना है, चुनाव के दौरान भी इसको लेकर शंकाएं थी मन में। अब विधानसभा चुनाव के समय भी शंका है कि ये गठबंधन, इसी रूप में दोनों गठबंधन क्या चुनाव में जाएंगे, और उससे ज़्यादा आशंका है कि चुनाव के बाद क्या ये बने रहेंगे इसी तरह से। अब ये बीजेपी और एकनाथ शिंदे को सोचना होगा कि अगर अजीत पवार को ज़्यादा सीटें दे दी और ज़्यादा सीटें जीत गए तो वो रहेंगे कि नहीं रहेंगे, तो उनकी बार्गेनिंग क्या होगी। अगर उनकी बार्गेनिंग पावर बढ़ गई तो फिर सत्ता का बंटवारा कैसे होगा। तो ऐसा कह के चचा दरअसल 2 काम कर रहे हैं। अब आप जहाँ खड़े हों उसके हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक, महायुति के मन में, यानी बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना जो है, उसके मन में संदेह पैदा कर दिया कि अजीत पवार तो मुझसे अभी मिले हुए हैं और कभी भी घर वापसी हो सकती है। घर में तो एक ही हैं, पार्टी में अलग हैं, वो भी एक हो सकते हैं। तो उसकी संभावना बनी हुई है। तो अजीत पवार को जो है वो उन्होंने संदेहास्पद बना दिया है। एक बात ये। दूसरी बात यह है कि अजीत पवार और उनके समर्थकों को संदेश दे दिया है कि हम लोग मिल सकते हैं, हम लोग राजनीतिक रूप से अलग हुए हैं, दुश्मनी नहीं हुई है, एक दूसरे के लिए रास्ते बंद नहीं किए। इस तरह का उदाहरण आपको देश में और किसी राज्य में नहीं मिलेगा। राजनीति में अलग हो जाते हैं तो अलग हो जाते हैं, कुछ समय बाद, समय के अंतराल के बाद साथ मिल जाएं वो अलग बात है। लेकिन चुनाव से ठीक पहले अपने प्रतिद्वंदी के बारे में ये बात कहना कि घर में मतलब अंदर से हम मिले हुए हैं, तो अब बड़ी मुश्किल है मतदाता के सामने।
कि शरद पवार पर भरोसा करे, अजीत पवार पर भरोसा करे, महायुति पर भरोसा करे या महाराष्ट्र विकास आघाड़ी पर भरोसा करे। ये द्वंद्व जो है शिवसेना के घटक दलों में, दोनों घटकों में तो जो है वो एक तरह से उसका फैसला हो गया कि शिवसेना का सिंबल और नाम जो एकनाथ शिंदे को मिला, उस पर जनता ने, मतदाता ने, शिव सैनिकों ने मुहर लगा दी कि हम एकनाथ शिंदे की शिवसेना को ही असली शिवसेना मानते हैं। अब इसकी वजह से उद्धव ठाकरे की छटपटाहट बढ़ रही है। उनको लग रहा है कि मुख्यमंत्री बनने के लिए तो यहाँ आए थे, बन तो गए, रह नहीं पाए। अब उनकी कोशिश है कि चुनाव से पहले गठबंधन उनका जो है महाराष्ट्र विकास आघाड़ी उनको मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दे। लेकिन कांग्रेस के लोग और कांग्रेस के समर्थक कह रहे हैं, और इसको हवा दे रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी, कह रहे हैं कि जो शिवसेना बीजेपी के साथ इतने लंबे समय तक रही, जो उद्धव ठाकरे बाला साहब ठाकरे के बेटे हैं, उनको वोट देने का मतलब है तुम अपना नुकसान कर रहे हो, अपने मुसलमानों से कह रहे हैं पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हो, ये तुम्हारे खिलाफ जाएगा वोट। तो वो अपने लिए रास्ता खोज रहे हैं, कह रहे हैं मुझे वोट दो, मैं केवल तुम्हारे हित की बात करूंगा। तो शिवसेना पर ये, और खास तो शिवसेना नहीं बल्कि कहना चाहिए उद्धव ठाकरे पर ये हमला ओवैसी का, ये एकनाथ शिंदे और भाजपा दोनों के लिए मददगार साबित हो सकता है। तो मुसलमानों का वोट पाने के लिए जिस तरह लालायित हैं उद्धव ठाकरे, उससे वो हिंदू मतदाताओं के मन में उनके प्रति संदेह पैदा हो रहा है। और ये लोकसभा चुनाव में दिखाई भी दिया कि उन्होंने जो मूल विचारधारा थी बाला साहब ठाकरे की, उसको छोड़ दिया है। नए नए मुसलमान हुए हैं तो न प्याज ज़्यादा खा रहे हैं, तो किसी भी हालत में मुस्लिम वोट चाहते हैं, लेकिन मुसलमान भी अभी पूरी तरह भरोसा करने को तैयार नहीं है। संसद में उनके सांसदों ने वक्फ बिल पर जब बायकॉट किया, जब ये प्रस्ताव पेश हुआ, उसके विरोध में उनके घर के बाहर प्रदर्शन, मातोश्री के बाहर मुस्लिम संगठन के लोगों ने प्रदर्शन किया कि हमने तुमको वोट दिया, तुम हमारे साथ ये कर रहे हो। तो मुस्लिम समाज की नज़र में उद्धव ठाकरे अब भी संदेह की नज़र से देखे जाते हैं, और इसी फॉल्ट लाइन को असदुद्दीन ओवैसी बढ़ाना चाहते हैं। उधर अजीत पवार को लेकर अगर कोई शंका है कि अजीत पवार को ज़्यादा वोट मिल सकते हैं, विधानसभा में कॉन्स्टिट्यूंसी छोटी होगी, स्थानीय मुद्दे होंगे, सरकार में हैं, सरकार की योजनाएं लागू कर रहे हैं, सरकार में होने के कारण लोगों को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, अपने विधायकों के चुनाव क्षेत्र में काम करवा रहे हैं, तो इसका लाभ उठा सकते हैं। तो शरद पवार काम कर रहे हैं कि अजीत पवार को दागी बना दो, संदेहास्पद बना दो, कि मतदाता के मन में भी शंका पैदा हो जाए। मैं एनसीपी के मतदाता की बात कर रहा हूँ, और उसके अलावा भाजपा और एकनाथ शिंदे के मन में भी हो जाए, तो गठबंधन जो है वो पूरी ताकत से काम न कर पाए। तो आप देखिए ये तेल लावलेला पहलवान जो है क्या गुल खिलाता है विधानसभा चुनाव में। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।